हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। आज 15 अगस्त है और स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। वीडियो पसंद आने पर आप सभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक और आर्थिक विकास। पहला क्वेश्चन है, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? ए. शांता कुमार समिति, बी. नीरज कुमार समिति, सी. नचिकेत मोरे समिति, डी. HR खन्ना समिति। राइट आंसर बी, नीरज कुमार, उनका पूरा नाम है नीरज कुमार गुप्ता समिति। आइए इसकी व्याख्या। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2016 में नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए नीरज कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसमें 7 सदस्य थे। इसी क्रम में 8 नवंबर 2016 को लिए गए विमुद्रीकरण के निर्णय के बाद 25 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार द्वारा नागरिक के मध्य डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु आयोग के CEO अमिताभ कांत की अध्यक्षता में भी एक समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप ए. बाजार की तरलता बढ़ जाती है, बी. बाजार की तरलता घट जाती है, सी. बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डी. वाणिज्यिक बैंक अधिक जमा पूंजी संग्रहित कर लेते हैं। राइट आंसर ए, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। आइए इसकी व्याख्या। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों की प्रतिभूतियों की पुनर्कटौती करता है। सामान्य अर्थ में यह वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। यदि रिजर्व बैंक बैंक दर को कम कर देता है तो इससे वाणिज्यिक बैंक को अपनी प्रतिभूति पर पहले की तुलना में कम बट्टा देना पड़ेगा, अर्थात उसके पास निधियों की उपलब्धता बढ़ जाएगी एवं उनकी लागत कम हो जाएगी। इस प्रकार बैंक दर के कम होने पर साख सृजन अधिक होगा, अतः बाजार की तरलता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सारतत्व माना गया है? ए. चौथी पंचवर्षीय योजना, बी. तीसरी पंचवर्षीय योजना, सी. छठी पंचवर्षीय योजना, डी. आठवीं पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर डी, आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मूलभूत उद्देश्य विभिन्न पहलुओं में मानव विकास था। नेक्स्ट,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। दूसरा, यह तब ही होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, न तो एक न ही दो। राइट आंसर सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। आइए इसकी व्याख्या। विकास की ऊंची दर के साथ रोजगार का भी सृजन होता है। इसमें रोजगार के अनुरूप शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को तो रोजगार प्राप्त होता है, परंतु व्यावसायिक शिक्षा की कमी होने पर अनेक शिक्षित लोगों को रोजगार से वंचित भी रहना पड़ता है। अतः शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। भारत में ऐसा ही हो रहा है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ताज़ा सर्वेक्षण में स्पष्ट किया है कि हाई स्कूल एवं उससे अधिक शिक्षा प्राप्त नवयुवकों को व्यावसायिक कौशल की कमी के कारण इनसे कम शिक्षा प्राप्त नवयुवकों की तुलना में बेरोजगारी दर अधिक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? ए, उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, बी, सुधारीकृत उत्पादक तकनीक का निदर्शन, सी, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, डी, फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना। राइट आंसर सी, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना इसका लक्ष्य नहीं है, यानी उद्देश्य नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अक्टूबर 2007 में प्रारंभ किया गया था। इस मिशन के निम्न उद्देश्य हैं। पहला, देश के अभिज्ञात जिलों में क्षेत्र विस्तार और सतत रीति से उत्पादकता वर्धन के माध्यम से धान, गेहूं और दलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी। दूसरा, मृदा उत्पादकता और उर्वरता का संरक्षण। तीसरा, खेत के स्तर पर आर्थिक लाभ को बढ़ाना ताकि किसानों में आत्मविश्वास पैदा हो सके। नेक्स्ट, आर्थिक विकास के संबद्ध या आर्थिक विकास से संबद्ध जनांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। पहला, निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। दूसरा, उच्च जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर। तीसरा, निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उपयुक्त अवस्थाओं का सही क्रम चुनिए। ए, 1 2 3, बी, 2 1 3, सी, 2 3 1, डी, 3 2 1। राइट आंसर सी, 2 3 1। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, इसका सही क्रम कैसे है। प्रथम चरण में राज्य में विकास की निम्न स्थिति के कारण जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर भी उच्च बनी रहती है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव रहता है। द्वितीय चरण में विकास कुछ आगे बढ़ता है और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है, अतः जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर में कमी आती है।
तृतीय चरण में जब राज्य विकसित हो जाता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। अतः लोग अत्यधिक जनसंख्या के प्रति सचेत हो जाते हैं और घर के साथ देश के संसाधनों के हिसाब से जनसंख्या बढ़ाते हैं और इस प्रकार निम्न जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर की अवस्था आती है तथा चौथी अवस्था में जनसंख्या स्थिरता की स्थिति आ जाती है, जो ज़्यादातर यूरोपियन देश और जापान वगैरह में देखा जा रहा है। नेक्स्ट, भारत में निकट भविष्य में 8% या अधिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने में सर्वाधिक सहयोग किस तत्व या कारक से मिल सकता है? ए, वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया जाए। बी, देश में श्रम शक्ति का तीव्र गति से कौशल विकास किया जाए। सी, सभी अवरुद्ध या रुके हुए उत्पादक प्रोजेक्टों का क्रियान्वयन किया जाए। डी, व्यवसाय व्यापार करने को आसान बनाने में तेज रफ्तार से वृद्धि की जाए। राइट आंसर सी, यानी सभी अवरुद्ध या रुके हुए उत्पादक प्रोजेक्टों का क्रियान्वयन किया जाए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में निकट भविष्य में 8% या अधिक वृद्धि दर के लिए सर्वाधिक सहयोग अवरुद्ध या रुके हुए उत्पादक प्रोजेक्टों का क्रियान्वयन करके प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि अन्य कारक जैसे वस्तु एवं सेवा कर को लागू करके, श्रम शक्ति का कौशल विकास करके और व्यापार की प्रक्रिया को सरल करके भी इसमें दीर्घकाल में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ए, कृषि की प्रधानता। पहला कृषि की प्रधानता, दूसरा उद्योग की प्रधानता, तीसरा न्यून प्रति व्यक्ति आय, चौथा वृहद बेरोजगारी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए, पहला तथा दूसरा। बी, पहला, दूसरा तथा तीसरा। सी, दूसरा, तीसरा तथा चौथा। डी, पहला, तीसरा तथा चौथा। राइट आंसर डी, पहला, तीसरा तथा चौथा। आइए इसकी व्याख्या। उद्योग की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण है। चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, अतः यह भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि शेष तीनों लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट, कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है। ए, लचीली। बी, शून्य लचीली। सी, अनंत लचीली। डी, अस्थायकत्वहीन। राइट आंसर डी, अस्थायकत्वहीन। आइए इसकी व्याख्या। कृषि उत्पादों की मांग अस्थायकत्वहीन यानी इनइलास्टिक डिमांड, लोचहीन डिमांड होती है। इसी कारण अधिक पैदावार की स्थिति में किसानों के लिए कीमत व उसकी कुल आय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? पहला, सब्सिडी। दूसरा, ब्याज भुगतान। तीसरा, रक्षा व्यय। चौथा, पिछली योजनाओं के निर्माण आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, पहला तथा दूसरा।
बी पहला तथा तीसरा, सी दूसरा तथा चौथा, डी पहला दूसरा तीसरा तथा चौथा। राइट आंसर डी पहला दूसरा तीसरा तथा चौथा। आइए इसकी व्याख्या। सब्सिडी, ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय, पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में पूरी की गई परियोजनाओं का रख रखाव व्यय, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन भुगतान, राज्यों को संवैधानिक हस्तांतरण आदि गैर योजना व्यय यानी राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। बजट अनुमान 2017-18 से व्यय के योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय को समाप्त कर दिया गया है और रेल बजट को भी आम बजट में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी डॉक्टर करण सिंह, डी डॉक्टर विमल जालान। राइट आंसर ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आइए इसकी व्याख्या। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन भारत के पूर्व स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। इस हेतु उन्होंने 4 प्रकार के संपर्क मुहैया कराने की बात कही थी। उन्होंने वास्तविक संपर्क, इलेक्ट्रॉनिक संपर्क तथा ज्ञान के संपर्क के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक संपर्क पर जोर दिया था। नेक्स्ट, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? ए निर्यात पर अधिक कर लगाना, बी आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा, सी रुपये का अवमूल्यन, डी आयातों पर अधिक कर लगाना। राइट आंसर ए निर्यात पर अधिक कर लगाना। आइए इसकी व्याख्या। आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना, रुपये का अवमूल्यन तथा आयातों पर अधिक कर लगाना आदि भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम है, जबकि निर्यातों पर अधिक कर लगाने से निर्यात हतोत्साहित होगा, जो भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने के स्थान पर इसे और भी असंतुलित करेगा। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन के विषय में क्या सही नहीं है? ए यह 1 जनवरी 1995 को स्थापित हुआ था, बी यह सदस्य देशों के बीच व्यापार प्रोत्साहित करता है, सी इसने व्यापार में उदारीकरण लाया, डी इसकी उत्पत्ति बहुपक्षीय व्यापार समझौते के उरुग्वे दौर से हुई थी। राइट आंसर सी इसने व्यापार में उदारीकरण लाया, ये गलत है। आइए इसकी व्याख्या। विश्व व्यापार संगठन की उत्पत्ति बहुपक्षीय व्यापार समझौते के उरुग्वे दौर से हुई थी। उरुग्वे एक कंट्री है जो दक्षिण अमेरिका महादेश में अवस्थित है। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य व्यापार प्रोत्साहन, व्यापार संबंधी समस्याओं का निराकरण, देशों के व्यापार का संवर्धन, व्यापार निगरानी आदि है। नेक्स्ट, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। ए 1956, बी 1957, सी 1958, डी 1959। राइट आंसर ए 1956। आइए इसकी व्याख्या। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज एवं खनन के विकास को आगे बढ़ाने के लिए 14 अगस्त 1956 को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया।
लेकिन इसे वैधानिक मान्यता अक्टूबर 1959 में मिला। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत की है? ए. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी. ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। राइट आंसर डी. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। आइए इसकी व्याख्या। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 24 फरवरी 1997 को किया गया। इसकी अधिकृत पूंजी या इसकी अधिकृत अंश पूंजी 400 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ आर्थिक विकास संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ावा देना तथा विकलांग व्यक्तियों के लाभ आर्थिक पुनर्वास के लिए अन्य उपक्रमों एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों का लिंगानुपात है। ए. 912, बी. 913, सी. 914, डी. 915। राइट आंसर सी. 914। आइए इसकी व्याख्या। जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात 914 है, जबकि अंतिम आंकड़ों के अनुसार यह 919 है। एक प्रोविजनल एक ओरिजिनल डाटा होता है, तो ये प्रोविजनल में जो है आपको 914 है और ओरिजिनल जो फाइनल जो डाटा आया था उसमें 919 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें आप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का स्टार लेवल पाते हैं? पहला, छत के सीलिंग पंखे, दूसरा विद्युत गीजर, तीसरा नलिका रूप प्रतिदीप्त लैंप। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 3, सी. केवल 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। राइट आंसर डी. 1, 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत के संबंध में विकल्पों की सूचना प्रदान करना है और उन्हें विपणन की जाने वाली घरेलू एवं अन्य उपकरणों की लागत बचत क्षमता के बारे में बताना है। यह वर्ष 2006 में प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में इसका उपयोग एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, सीलिंग फैन, विद्युत गीजर, नलिका रूप प्रतिदीप्त लैंप सहित अन्य उत्पादों में होता है। नेक्स्ट, G15 है। ए. विश्व के विकसित देशों का संगठन, बी. यूरोप के विकसित देशों का संगठन, सी. एशिया के विकासशील देशों का संगठन, डी. विश्व के विकासशील देशों का संगठन। राइट आंसर डी. विश्व के विकासशील देशों का संगठन। आइए इसकी व्याख्या। G15 विकासशील देशों में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने हेतु स्थापित एक अनौपचारिक संगठन है। इसकी स्थापना सितंबर 1989 बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया के 9वें निर्गुट शिखर सम्मेलन के समय हुई थी।
G15 का सचिवालय जेनेवा स्थित प्रौद्योगिकी सेवा सुविधा से संचालित होता है। नेक्स्ट, भारत और अमेरिका के मध्य विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम क्रियाशील हुआ। 1 अक्टूबर 2015 से, B 30 सितंबर 2015 से, C 2 अक्टूबर 2015 से, D 30 अक्टूबर 2015 से। राइट आंसर B 30 सितंबर 2015। आइए इसकी व्याख्या। भारत और अमेरिका के मध्य विदेशी खाता अनुपालन अधिनियम यानी फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट 9 जुलाई 2015 को हस्ताक्षरित हुआ तथा 30 सितंबर 2015 से प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट, UNDP के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? पहला, परिवार के स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति क्षमता। तीसरा, राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और GDP की विकास दर। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1, B केवल 2 और 3, C 1 और 3, D 1, 2 और 3। राइट आंसर A केवल 1। आइए इसकी व्याख्या। संयुक्त राष्ट्र के विकास के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सेवाओं से वंचित किया जाना शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति क्षमता तथा राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और GDP विकास दर की गणना इसमें नहीं की जाती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी अधिक से अधिक शेयर करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।